सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी केस में क्यों उठाए सवाल? बॉस टू बॉस शब्द इस्तेमाल करने पे क्यों चाचा भतीजे में हुई कानूनी झड़प? और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्यों कश्मीरी छात्रों को दी बेल? जी हां, इन्हीं कुछ सवालों के जवाब लेके हम फिर से आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। नमस्कार, मैं भद्रा सिन्हा और मैं अपूर्वा मंधानी, और हम दोनों आपके सामने एक बार फिर कोर्ट अनकोर्ट का ये एपिसोड लेके आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इस शो पर हम आपको पिछले हफ्ते हुई बड़ी और दिलचस्प कोर्ट की खबरों के बारे में बताते हैं। इस हफ्ते जो हमारे पास आपके लिए सबसे पहली खबर है वो लखीमपुर खीरी मामले के बारे में है। हम आपको इस मामले के बारे में कई बार पहले बता चुके हैं। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। इसमें अगर आपको संक्षेप में बताऊं तो पिछले साल अक्टूबर में जो कानून फार्म लॉज जो थे उनका विरोध कर रहे किसानों पर ये आरोप है कि केंद्रीय राज्य गृह मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने अपनी गाड़ी चढ़ा दी थी, जिससे 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन इस साल फरवरी में उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेल दे दी थी। अब जो ये किसान थे जिनकी मौत हो गई थी और बाकी के जो लोग थे जिन्होंने अपनी जानें गंवाई थी पिछले साल, उनकी जो फैमिलीज थी वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी इस बेल के खिलाफ। और अब सुप्रीम कोर्ट ये पूरा मामला सुन रही है। अब जैसे कि भद्रा ने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल उठाए हैं इस मामले में। यूपी सरकार से सवाल पूछे हैं। क्यों पूछे हैं? क्योंकि जब ये मामला पहले शुरुआत हुई थी जब इसकी, तब भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। तब बेल के लिए नहीं पहुंचा था, आपको याद दिला दूं, क्योंकि उस समय आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। गिरफ्तारी हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने जो यूपी सरकार है उसको यूपी सरकार को फटकार लगाई थी। उस समय भी यूपी पुलिस से पूछा था, उनसे कई सवाल उठाए थे कि वो क्यों अब तक आशीष मिश्रा को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट को कुछ ये भी लगा था कि शायद इस मामले में पूरी जांच यूपी में सही ढंग से ना हो पाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बिठाई थी। पूर्व पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एक जज हैं राकेश कुमार जैन, उनकी निगरानी में, ताकि इस पूरी जांच में एक तरह से निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहे। अब सुप्रीम कोर्ट को ये पता चला है इस बेल की अपील में कि इन जज ने कई बार यूपी सरकार को ये कहा था कि उन्हें इस इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो बेल ऑर्डर है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करनी चाहिए, लेकिन यूपी सरकार ने नहीं किया। आपको जैसे मैंने बताया, ये जो फैमिलीज थी इन लोगों की, इन्होंने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी, और इसी बात पे अब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगे हैं। जी, इस हेयरिंग के पहले अपूर्वा, इस पूरे मामले में एक बारी और हेयरिंग हो चुकी है जब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस इशू किया था, और उस नोटिस के जवाब में यूपी सरकार ने अपना एक एफिडेविट दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने कुछ बातों को एक तरीके से डिनाई किया है। जैसे जो पिटिशनर हैं, जो याचिकाकर्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने ये दावा रखा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में यूपी ने अपनी तरफ से कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिए थे, यानी कि जो आशीष मिश्रा की जो बेल की अर्जी थी उसके खिलाफ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिए थे। तो इस बात को ना मानते हुए यूपी की सरकार ने यह बोला कि यह गलत है, हमने अपनी तरफ से सारी दलीलें रखी थी और पूर्ण रूप से एक तरीके से हमने उस बेल की अर्जी का विरोध भी किया था। और जो दूसरी बात यूपी की सरकार ने यह बोली, उन्होंने माना कि हां, उनकी तरफ से अभी तक कोई अपील इसमें दाखिल नहीं करी गई है, मगर जो अपील के लिए अर्जी है वो सीनियर अथॉरिटीज के पास अभी भी पेंडिंग है, और अपील फाइल करने के जो एक मोहलत दी जाती है, जो लॉ में, जो रूल्स में एक लिमिटेशन है, वो अभी भी वो समय है यूपी सरकार के पास अपील फाइल करने के लिए। तो जब ये मामला दोबारा से पिछले हफ्ते सुनवाई पे आया, तो सुनवाई के पहले सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है जो इस पूरे मामले को सुन रही है, उन्होंने उस इंक्वायरी रिपोर्ट की बात करी जो एसआईटी ने कोर्ट के सामने पेश करी इस याचिका के दाखिल होने के बाद। और उस एसआईटी में लिखा गया है, जैसे अपूर्वा ने आपको बताया, कि जो इस एसआईटी के अध्यक्ष हैं उन्होंने 2 बारी चिट्ठी लिखी यूपी सरकार को। एक चिट्ठी लिखी 10 फरवरी को और दूसरी लिखी 14 फरवरी को, ये कहते हुए कि जो ये बेल ऑर्डर है इसके खिलाफ यूपी सरकार को अपील सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करनी चाहिए। मगर ये चिट्ठी लिखने के बावजूद यूपी सरकार ने इस पे कोई कदम नहीं उठाए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाहती है कि यूपी सरकार ने क्यों कोई कदम नहीं उठाए,
क्योंकि हेयरिंग के दौरान जो यूपी सरकार की तरफ से वकील पेश हुए थे, सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी, उन्होंने उसी वक्त इंस्ट्रक्शंस ली ये जानने के लिए कि क्या वाकई में ये चिट्ठियां सरकार को मिली हैं या नहीं मिली हैं। तो उनके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक उनको ये चिट्ठियां नहीं मिली हैं। तो कोर्ट ये जानना चाहती है कि अगर ये चिट्ठियां लिखी गई हैं, जो एसआईटी के अध्यक्ष ने खुद सुप्रीम कोर्ट को बताया है, यदि ये चिट्ठियां वाकई में लिखी गई हैं, तो यूपी सरकार ने इसका जवाब क्यों नहीं दिया और इसके जवाब में कोई कदम क्यों नहीं उठाए। तो इसकी जो अगली तारीख है वो 4 अप्रैल को है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके आगे की डेट देने से मना कर दिया था, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये मैटर जितनी जल्दी से जल्दी डिसाइड होए अच्छा है, क्योंकि इसी ऑर्डर के बेसिस पे जो दूसरे अक्यूज्ड हैं वो अब अर्जियां डाल रहे हैं कोर्ट में बेल के लिए। बिल्कुल, और ये मामला सिर्फ लीगल नहीं है, एक तरह से काफ़ी राजनीतिक भी है। तो इसमें आगे क्या सुनवाई होती है इसके बारे में हम आपको अगले एपिसोड में ज़रूर बताएंगे। जो दूसरा केस है हमारे पास आपके लिए वो काफ़ी दिलचस्प है। ये जजमेंट जो है ये आ रहा है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से, जिसमें जो एक केस था ये चाचा भतीजे के बीच था। अब हुआ ये था कि 2019 में उन दोनों के बीच एक तरह से एक प्रॉपर्टी विवाद हुआ था, जिसके चलते भतीजे ने चाचा को सोशल मीडिया पर जाकर कुछ मैसेजेस किए। उन मैसेजेस पे उन्होंने कुछ शब्दों का प्रयोग किया, जो कि था स्ट्रेट शूटर और बॉस टू बॉस, कि हम बॉस टू बॉस बातें करनी चाहिए, इसको डिस्कस करना चाहिए इस पे। अब ये मैसेजेस पढ़ के चाचा को लगा कि ये भतीजा उनको धमका रहा था। वो मैसेजेस लेके पुलिस के पास पहुंच गए और पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर दी। लेकिन अब 3 साल लग गए उनको भतीजे को ये प्रूफ करते करते कि वो दरअसल धमकाने की कोशिश नहीं कर रहे थे अपने चाचा को, वो सिर्फ उनसे बात करना चाहते थे। स्ट्रेट शूटर से वो ये कहना चाहते थे कि मैं साफ साफ बात करता हूँ, और बॉस टू बॉस के जरिए वो ये कहना चाहते थे कि मैं फेस टू फेस एक आपसे बात करना चाहता हूँ। और ये बात समझाते समझाते मामला पहुंच गया पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, और फाइनली हाई कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया है। जी, पूरे मामले में पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि इसमें हेयरिंग भी बहुत दिलचस्प हुई थी। जो याचिकाकर्ता हैं जिनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुई थी, जो भतीजे हैं, उनके लॉयर ने डिक्शनरीज का हवाला देते हुए ये समझाने की कोशिश करी कि स्ट्रेट शूटर और बॉस टू बॉस का मतलब होता है कि आमने सामने बैठ के एक अडल्ट की तरह हम इस पूरे विवाद को सुलझाएं, ये नहीं कि कोर्ट कचहरियों के धक्के खाएं। तो और उसके साथ साथ कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स का हवाला देते हुए उन्होंने भी, जज साहब ने भी कुछ डिक्शनरीज से जो है इन दोनों स्लैंग लैंग्वेज या ईडियम्स हम कह सकते हैं, इन दोनों का जो है मतलब समझाया, और ये बोला कि जो जिस तरह से आजकल इंग्लिश राइटिंग में, अंग्रेजी में जिस तरह से स्लैंग लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है, उसकी वजह से बहुत ढेर सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। तो ये केस एक जो है ये मिसअंडरस्टैंडिंग का ही केस है, मतलब कि जो चाचा है उनको समझ में नहीं आया कि भतीजा क्या कहना चाह रहे थे। मारने की बात नहीं कर रहे थे, बिल्कुल, हाँ, कि भाई भतीजे जो हैं वो गोली मारने की बात नहीं कर रहे थे, मगर वो आमने सामने बैठ के जो पूरा मुद्दा है उसको सुलझाने की बात कर रहे थे। मगर इसके साथ साथ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने बहुत ही अचंभित तौर से ये भी बोला कि ये मामला इसलिए अचंभित है क्योंकि जिस दिन चाचा ने जाके कंप्लेन करी, उसी दिन उसी समय पुलिस ने एफआईआर भी रजिस्टर कर ली और उसी वक्त जो है भतीजे को अरेस्ट भी कर लिया। तो इस तरीके के, माना कि कोर्ट ने टिप्पणी नहीं दी है, मगर जो इस तरीके का जो ये स्विफ्ट एक्शन होता है ये बहुत कम जो है देखा जाता है। तो जैसा अपूर्वा ने बताया, 3 साल तक जो है ये केस पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में पेंडिंग रहा, और 3 साल के बाद आखिरकार इसमें जो है एक फाइनल जजमेंट आया है, और जो केस था जो भतीजे के खिलाफ रजिस्टर हुआ था उसको पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसी के साथ जो हमारे पास आपके लिए तीसरा जजमेंट है वो आ रहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 कश्मीरी छात्रों को, जिनके खिलाफ देशद्रोह के आरोप है, सेडिशन इसको हम कहते हैं, सेक्शन 124A इंडियन पीनल कोड का, उसके आरोप है, उन्हें बेल दे दी। और बेल देते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें बोली हैं। अब मामला क्या था, अगर आपको याद हो तो पिछले साल इन छात्रों को अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया था देशद्रोह के मामले में, ये कहते हुए कि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत के समर्थन में नारेबाजी की थी।
अब उसके बाद इन छात्रों की गिरफ्तारी हुई थी और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फाइनली उन्हें बेल दिया और उन कोर्ट ने ये कहा कि भारत की एकता कुछ बांस की डंडियों से नहीं बनी है जो खोखले नारों की हवाओं के आगे झुक जाए। कोर्ट ने काफी मजबूत बातें बोली हैं ये पूरे ऑर्डर में। भद्रा, अगर आप जी तो जो जज हैं जस्टिस अजय भनोट, उन्होंने कुछ शर्तों के साथ जो है इन तीनों कश्मीरी छात्रों को बेल दी है। और जैसा अपूर्वा ने बताया, कुछ महत्वपूर्ण बातें करी हैं, टिप्पणी करी है कि भाई जो हमारी भारत की जो नींव है वो इतनी हल्की नहीं है, वो काफी मजबूत है और इतनी हल्की नहीं है कि हवा के झोंकों से जो है झुक जाए। उसके साथ साथ कोर्ट ने एक और बड़ी खास बात ये बोली है अपूर्वा कि इस पूरे मामले में दरअसल जो ये कश्मीरी छात्र थे उन्होंने सीधा इलाहाबाद हाईकोर्ट में बेल के लिए गुहार लगाई थी, जो बहुत ही कम केसेस में देखा जाता है। और वो इसलिए लगाई थी क्योंकि इस पूरे मुद्दे के बाद जब इनकी अरेस्ट हो गई थी तो उसके बाद जो आगरा बार एसोसिएशन है उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था ये कहते हुए कि इन तीनों छात्रों को कोई भी वकील किसी भी तरह की कानूनी सलाह नहीं देगा। तो इसी के चलते काफी महीनों तक ये जो कश्मीरी छात्र हैं ये अपनी बेल की अर्जी वहां के किसी लोकल कोर्ट में, जो आगरा का जो लोकल कोर्ट है वहां पे डाल नहीं सके और सीधा ही उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुहार लगानी पड़ी। और कुछ कठोर और मजबूत शब्दों के साथ अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनको बेल दे दी है। जी चलिए, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही नहीं, आज हमने आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के केसेस के बारे में भी बताया। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट के महत्वपूर्ण और दिलचस्प सुनवाई और ऑर्डर्स के बारे में बता पाएँ। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर आप किसी और केस के बारे में जानना चाहते हो, या हमें बताएं कि आपको ये शो कैसा लग रहा है। हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहें और हमें सोशल मीडिया पर ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।